हेलो गाइस। अब ये भी जो चैप्टर ग्रेविटेशन है यह अपने लास्ट फेज में चल रहा है, अंतिम दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट बनाया था मैंने। आप जब उसको देखिएगा ना, उसको जब समझिएगा तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि एकदम बिल्कुल ये धांसू वीडियो है। मैं इस प्रकार की चर्चा की आवश्यकता है इस चैप्टर में आपको कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल क्या है, इसको समझना। क्योंकि अगर मैं सैटेलाइट का या किसी उपग्रह का वेलोसिटी यानी वेग कैलकुलेट करना चाहूँगा पृथ्वी के चारों तरफ, या पृथ्वी के किसी उपग्रह जो चंद्रमा है इकलौता है, या किसी भी ग्रह के उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उनका वेग अगर कैलकुलेट करने का मसला आएगा, या पृथ्वी के वेग को मैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए एक औसत गणना करना चाहूँगा, तो उन सभी काम को करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का सीखना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। और मैं आपको एकदम फ्री स्टाइल में अभिकेंद्र बल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है कि आप एक सिंपल प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए एक पत्थर का एक टुकड़ा ले लेना, रेलवे लाइन के किनारे तो बहुत सारा रहता है ना, वो ले लेना और उसमें एक पतली सी रस्सी, थोड़ा मजबूत, वो टूटे नहीं, उसको ऐसे लपेटा करके बांध देना और फिर उसे घुमाना। उसे जब आप घुमाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ये वृत्ताकार पथ निर्धारित कर रहा है आपका वो पत्थर का टुकड़ा, उसके साथ दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनसे जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल कंडीशनड है, ये गोला नहीं हुआ पूरा। एक बार प्रयास करते हैं फिर से, वो साइड से बना था इसीलिए एक बार प्रयास करते हैं, देखते हैं कि अच्छा से बन पाता है कि नहीं बन पाता है। नहीं हुआ क्या? थोड़ा गड़बड़ा गया। अच्छा चलिए एक बार फिर से करते हैं। इस बार जो ट्रायल होगा वो लास्ट होगा। लगभग अब उस पिछले बार से थोड़ा अच्छा जरूर बना है। चलिए मान लो कि m द्रव्यमान का वो पत्थर का टुकड़ा, यहां लिखते हैं m द्रव्यमान का वो है ना पत्थर का टुकड़ा लिया मैंने और इसे रस्सी से बांधकर जब मैं घुमाता हूं तो आप जो चीज ऑब्जर्व करते हैं, आपको बड़ी हैरत होगी यह बात जान करके आज पहली बार कि ये पत्थर का टुकड़ा जब भी इस रास्ते में घूमता है, ये रास्ता वृत्ताकार है, एकदम सर्कुलर है कि नहीं। अगर ऐसे घुमाए तो ऐसा सर्कुलर, ऐसा वृत्त बनाएगा वो, ऐसा घुमाएंगे तो ऐसा वृत्त बनेगा। चाहे वो ऐसा बने या ऐसा बने, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है तो है। मैं आपको आज एक खूबसूरत जानकारी देने वाला हूं कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ऐसा करने के लिए उसे उस वृत्त के केंद्र की तरफ हमेशा, और अगर वृत्त के केंद्र की तरफ की बात आप करोगे तो यहां पर देखा जाए जो वेग की दिशा है वो स्पर्श रेखीय है। अगर आप यहां की बात करो तो वेग की दिशा स्पर्श रेखीय है। तो इस लहजे से यह इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहां भी 90 बन रहा है। अगर आप यहां की बात करो तो यहां पर भी वेग की ये दिशा है, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी स्पर्श रेखीय दिशा कहा जाता है। एकदम मजा लीजिए ना,
सब्जेक्ट को किसी दायरे में बंद के पढ़िएगा ना तो एंटरटेन नहीं कर पाइएगा आप फिजिक्स को। ये किसी बंधन में बांध करके रखने वाला चीज नहीं है। जितना ठंडे दिमाग से ओपनली सोचोगे उतना बेहतर। ये मैं आपसे एकदम दिल की बात शेयर कर रहा हूं, समझ गए ना। कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं और कंसेप्ट के साथ सिखा रहा हूं। लीगल कंसेप्ट देखा जाए यहां पे तो होता क्या है कि आप बल के प्रकृति से पहले ही अवगत हैं कि बल अगर असंतुलित होगा, वस्तु की गति की दिशा में अगर लगाया आपने तो उसी दिशा में त्वरण पैदा करेगा, एकदम परफेक्ट। ये देखिए ना, आप पहले पढ़े हुए न्यूटन्स लॉ में, मैंने ही सिखाया है आपको। अगर बल इधर लगेगा तो त्वरण की दिशा भी यही होगी, एकदम सिंगल डायरेक्शन में वस्तु गतिशील रहेगी। लेकिन यहां आप कुछ नया देख रहे हैं। यहां नया क्या देख रहे हैं कि वस्तु को, ये जानकारी मैं आपको दूं कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है ना बेटा, तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है। केंद्र की तरफ क्या लगता है? एक बल लगता है, और वह बल ही कहलाता है अभिकेंद्र बल। नहीं देख रहे हैं? अभिकेंद्र बल। और ये बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए निहायत जरूरी है। ये शर्त वाला बल है कि अगर हम वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे तो मुझे केंद्र की तरफ एक एग्जैक्ट वैल्यू का फोर्स चाहिए। जब तक मुझे वो फोर्स मिलता रहेगा तब तक वृत्ताकार गति में करता रहूंगा। जैसे ही वो फोर्स शॉर्ट आउट हुआ, गति समाप्त। तो आप जान लीजिए कि ये जो केंद्र की तरफ बल लगता है ना, इसे कहा जाता है, कहते हैं कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील, वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ एक बल हमेशा चाहिए होता है। हाँ, थोड़ा सा मैं भाषा बदल रहा हूं। चाहिए होता है, जिसे, इसे ही हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, जिसे हम अभिकेंद्र, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसकी बृहद चर्चा की गई है 11th के सिलेबस में। अभिकेंद्र बल कहते हैं। थोड़े समय के बाद मैं ही लेक्चर अपलोड करूंगा आपके बड़े भाइयों के लिए, तो आपको जब मन करेगा तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं, शौक से देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप अपने को वहां से बैक कर लेना। लड़ना नहीं, फिजिक्स लड़ने के लिए नहीं बना है। हाँ, लड़ते हैं कहाँ पर? कॉन्सेप्ट के साथ जब सवाल को सॉल्व करते हैं तब उसमें दिमाग के साथ सवाल की लड़ाई होती है, और अंततः जीतना आपको है ना। देखा जाए तो हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो वैल्यू होता है ना, इसका मान होता है, और F बराबर होता है mv²/r। So this is the value of centripetal force that is acting towards the center on the body moving in circular path। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की तरफ लगातार एक बल काम करता है, जिसका नाम mv²/r
यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्राभिसारी बल यानी अभिकेंद्र बल। आई बात समझ में? सो ये mv²/r जो फोर्स है, अब देखिए खोज करके कौन कौन शामिल है इसमें। शामिल कौन कौन है? ये बराबर m पता है, वस्तु का मास, ये भी आपको पता है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके वेग का मैग्नीट्यूड है, और r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। मैंने एक बात आपको कही, आप उस पर ध्यान दिए कि नहीं दिए तो मैं नहीं कह सकता। एक शब्द मैंने बोला था कि यह जो mv²/r है ये शर्तिया बल है, कंडीशनल फोर्स है, कि अगर इसीलिए चाहिए होता है लिखा हुआ है ना, इतना बल चाहिए। भाई एक भूख लगना, एक खाना मिलना, दोनों में फर्क है ना। अरे बोलिए है कि नहीं है फर्क? एक मुझे भूख लगी है और एक है कि मुझे खाना मिल रहा है। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना का डिमांड करूं और खाना मिले ही ना, तो भूख तो फिर लगी रहेगी ना। तो एक होता है शर्त और एक होता है शर्त को पूरा करना। इसी दोनों के बीच का खेल अब हम लोग खेलेंगे। अगर चांद की वेलोसिटी पृथ्वी के चारों तरफ हमें लाना होगा तो हम इसी कंडीशन को पूरा करेंगे और तब मैं इसे आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। बहरहाल मुझे ये विश्वास है कि आप इस चीज को समझ गए कि अभिकेंद्र बल क्या है और ये किस स्थिति में लगता। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन पर हमेशा परपेंडिकुलर, वेग की दिशा पर हमेशा लंबवत। जब कभी भी ऐसा हो कि कोई बल वस्तु के गति की दिशा पर, उसके वेग की दिशा पर लंबवत काम करने लगे तो आप ये समझ लेना कि वो वस्तु अब रेखीय गति नहीं करेगी, वो वस्तु अब वृत्ताकार गति करेगी। ऐसे बहुत से सिचुएशन आएंगे फिजिक्स में आगे चल करके, तो जब जैसे आएंगे तब आप उसको डील करना। लेकिन अभी तो सिचुएशन यही है। आइए देखते हैं, बातों में उलझना नहीं है, काम की बात करनी है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग ज्ञात करते हैं। किसी का भी, जिसका आप बोल दीजिए, आपकी फरमाइश के हिसाब से हम काम कर देंगे। जिसका बोल दीजिए उसका कर देंगे। चलिए किसी का भी कर दें। लिखिए, पहले तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मून अराउंड द अर्थ, है ना। और उसके बाद लिखिए पृथ्वी के कक्षा में चांद का वेग। चांद का वेग एकदम फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। पृथ्वी के कक्षा में चांद का वेग। अच्छा, जब कभी भी हम लोग इस तरह की गणना करते हैं तो उस कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में एक बात का हमेशा हम ख्याल रखते हैं, और वो बात है कि हम उस पथ को जिससे होकर के ये उपग्रह या पृथ्वी जिस पथ से वो घूमेंगे उस पथ को हम वृत्ताकार मानेंगे, और तभी वो फार्मूला सूट करेगा उसके ऊपर। आइए मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की कक्षा है, जिस कक्षा में कौन घूम रहा है? चांद घूम रहा है। एकदम खूबसूरत सा चांद है, और ये आपकी पृथ्वी है। ये इसको मैं ME बोलता हूँ और इसको मैं MM बोल रहा हूँ। MM का मतलब मास ऑफ मून और ME का मतलब मास ऑफ अर्थ, है ना, देखा जाए। और ये है अर्थ मून डिस्टेंस, इसको मैं R बोलता हूं। समझ गए ना? एग्जैक्ट वेलोसिटी भी आपको पता पड़ जाएगा अगर आप सही तरीके से वैल्यू पुट करना सीख जाएंगे। मैंने क्या कहा? मुझे मालूम है कि पृथ्वी के कक्षा में ये VM मैं निकालना चाहता हूं, चांद का वेग कितना होगा इसको मैं जानना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ घूमेगा तो इसको केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल चाहिए,
और उस अभिकेंद्र बल, तो इसका डिमांड है, उसकी पूर्ति करेगा अब गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए मामला कहां से कहां आ गया। जो हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताया हुआ था, उस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में मैंने एक परिसीमा रखी थी, और क्या था वो, कि किसी भी दो मास के बीच में ये काम कर सकता है, कितनी भी दूरी पर कर सकता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये कन्फर्म कर रहा है, और वही आकर्षण का बल इस चांद को, इस मून को केंद्र की तरफ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। देखिए ये तो दशा देख ली आपने, पृथ्वी चांद के बीच का आकर्षण बल के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम है, का गुरुत्वाकर्षण बल ही चांद को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। हो गया खेल आपका। बस एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, इसी से आपको सूर्य के चारों तरफ वेग चाहिए, आकि किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वेग चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा। एकदम रसगुल्ला की तरह कॉन्सेप्ट है, मजा लीजिए। देखा जाए यहाँ पे, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो आपको पता है दैट इज एफ जी इक्वल टू एफ सी। अरे भाई साहब हैरत में मत पड़ जाइए, कोई नई बात नहीं है। एफ जी का मतलब जी इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ इंटू एम एम मास ऑफ मून, और बटे आर स्क्वायर बराबर ये सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल, एम किसका, मून का, वेलोसिटी किसका, मून का, और बटे आर। आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, आप थोड़ा देर के लिए धड़फड़ा जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्या हुआ। अरे चौंकने की कोई बात नहीं है, बात वही है जो सच्ची है। देखा जाए, ये देखिए एम एम कैंसिल हो जाएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, और आर तो खैर एक हो जाएगा, ये कोई नई बात नहीं, पर एम नहीं रहेगा। जिस सैटेलाइट का, जिस वस्तु का वेग आपको चाहिए, उसके मास से इंडिपेंडेंट गया। देखिए नहीं ना, वो चांद का द्रव्यमान नहीं है उसमें शामिल, और अगर वो नहीं शामिल है तो क्यों नहीं हम इसको और बेहतर तरीके से सजा दें। क्या होगा, और जी इंटू एम ई बटा आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मून का स्क्वायर। और अब मैं क्या बताऊं आपको, वी एम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट अंडर जी इंटू एम ई बटा आर। क्या कहना है बताइए, आ गया ना, बिना किसी परेशानी के आ तो गया, लेकिन फैक्ट कहां पर छिपा हुआ था उस पर आप नजर डालिए, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अभिकेंद्र बल का कंसेप्ट दोनों को जब एक साथ लाया गया तो जा करके, और अब इसे आप जनरलाइज कर दीजिए। अगर आपको पृथ्वी का वेग चाहिए सूर्य के अक्रॉस, तो यहाँ सूर्य को बैठाइए, यहाँ आप पृथ्वी को लीजिए, फिर पृथ्वी का मास कोई मतलब नहीं रखेगा, कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ जीएमई के बदले में जीएमएस होगा, मास ऑफ सन। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग कहते हैं, उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, उसके मास से स्वतंत्र होता है।
उसके मांस से स्वतंत्र होता है, उसके मांस से स्वतंत्र होता है। यही तो क्रीम है इस चैप्टर का जो हमने आपको बता दिया। यही तो 2 लेक्चर में आपने इतना सब कुछ सीख लिया। बाकी आगे अपर क्लास में पलायन वेग है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप अपने दायरे में रह करके काम कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर और भी करना होगा तो एक आध लेक्चर और लेकर के, बाकी जो मेन जो फैक्ट है इस चैप्टर का वो लगभग आपके पास पहुंच चुका है। वो मोशन अंडर ग्रेविटी की कहानी मैंने पहले ही कह दी है, उस सब चीज को जानना नहीं है। अर्थ के नजदीक आपको जी का मान कांस्टेंट रहा था। कल तो इस पर, कल क्या, लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा चर्चा हम किए थे। लास्ट वीडियो आप अगर देखेंगे तो उस पर अच्छी बात की गई है, उस ग्रेविटी पर। गुरुत्वीय त्वरण ही उस लेक्चर का मेन फोकस पॉइंट था। तो यही है, आज के इस लेक्चर को हमने इस तरीके से सजाया आपके लिए, और हम ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि आप, पहले आप फिर मैं। आप अगर बेहतर तो मैं ऑलरेडी बेहतर हूं। आपकी मेहनत, क्योंकि सफल आपको होना है, रेस में आपको जाना है। हम तो सिर्फ आपके सर पर हाथ रखने भर का काम करते हैं, लेकिन इतना तो है कि सर पर हाथ बहुत मजबूती से रख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। स्वार्थी मत बनो, शिक्षा बांटोगे वो बढ़ेगा, हमारा भी तो कुछ कल्याण होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।